नमस्कार दर्शकों, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है समाज सेवा। बीते कुछ समय में बहुत सारे युवा सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके मन में एक विचार उठता है कि वो एक ट्रस्ट बनाए, और ट्रस्ट बनाए तो किस तरीके से बनाए, बहुतों को ये जानकारी नहीं है। और ट्रस्ट अगर बना भी ले तो उसे कैसे रन करे, उसे कैसे कार्य क्षेत्र में उसका विस्तार करे, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज नोएडा के जानी मानी समाज सेविका श्रीमती रेखा शर्मा जी है, संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती है। उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुश्री। मैम, जब तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि आज के युवा जो है समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ रहा है और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब ट्रस्ट को उनको कैसे रजिस्टर करना है, तो जब कोई एक इंसान ये सोचता है कि वो अपने अच्छा एक ध्येय के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो अपने साथ कुछ उस तरह के लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ता है जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो ट्रस्ट के लिए कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको उन ट्रस्टीज़ को जाकर अपना जो भी कुछ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उनको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो उसके लिए उनको एक ट्रस्ट डीड बनती है, जिसमें अपने उद्देश्य लिखने होते हैं हमें कि हम किन किन उद्देश्यों को लेके ट्रस्ट चलाना चाहते हैं। कितने बताया आपने, कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी हमें? कम से कम जो है 7 सदस्य होने चाहिए, ट्रस्टी होने चाहिए, जो कि उनका सारा मतलब लेखा जोखा जो है वो जैसे आप कह सकते हैं पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, वो गवर्नमेंट को जाता है और रजिस्टर होता है उनका, और उनके फ़ोटोग्राफ्स भी होते हैं, और वो सारा उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह सब उनको देना पड़ता है। ट्रस्ट डीड में अपना ब्यौरा देना पड़ता है, और उसके लिए फिर ट्रस्ट एक डीड बनती है जिसमें अपने हमें ये बनाना पड़ता है कि हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं समाज में काम करने के। उस जो भी आपका उद्देश्य है उनको उसमें डाल दीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में काम कर पाएँ। और उद्देश्यों को डालने के बाद फिर उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जो भी लाइक किसी भी ज़िले में या किसी भी जैसे मेट्रो में है तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ जाके आप अपना उसको रजिस्टर करा सकते हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करता है तो उसको एनजीओ में बदलने में कितना समय लगता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? ट्रस्ट और एनजीओ एक तरह से ही काम करते हैं, दोनों एक ही रूप है। इसमें क्या है कि आपको जो है किसी भी ट्रस्ट या एनजीओ के लिए आपको अपना एक ध्येय जैसे आपने बना लिया कि किसी भी इसी उद्देश्य पे हमें काम करना है, उसको फिर हमें एक आगे एक स्वरूप दिखाना पड़ता है कि हमने इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपकी पहचान कि भाई आप लोग जो है एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पहचान समाज में होने लगती है, और उद्देश्य को लेके लोग समझ जाते हैं आपके उद्देश्य क्या हैं, तो उस पर लोग आपको सहयोग करने लगते हैं, आपके सदस्य बनना शुरू कर देते हैं। तो आपका मतलब ये है कि आगे किस तरह से बढ़ना है ट्रस्ट को। जी, आप क्या मतलब इसमें जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड करते तो सबसे बड़ी उसके सामने जो चुनौती आती है कि वो फंड कैसे इकट्ठा करे, उस विषय में आप कुछ बताइए। बिल्कुल, हर काम करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, और शुरू में तो जो लोग जो ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्टीगण होते हैं, वो कुछ फंड्स अपना भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ समाज में जो उनकी पहचान होती है कि नहीं ये लोग अच्छा ही काम करने वाले हैं, लोग उनकी सहायता करते हैं एक उद्देश्य को लेके कि कार्य करने के लिए कि भाई आप ये काम अच्छा कर रहे हैं, चलिए हम आपकी आर्थिक रूप से मदद करते हैं, तो वो लोग करते हैं। उसके बाद लगातार जब आपको 2 या 3 साल हो जाते हैं काम करते हुए, आपकी एक पहचान बन जाती है, फिर आपको ज़्यादा जो भी आप काम का उद्देश्य जो भी आपका है उसमें आपको ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा फंड जब आप की आवश्यकता पड़ती है तो आपको इनकम टैक्स वगैरह में आपको दिखाना पड़ता है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, कि कोई भी बड़ा आपने एक उदाहरण के तौर पे आपने छोटा सा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना है, तो आपको नेचुरली उसके लिए एक बड़े फंड की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो आपको एक अपना एक प्रोजेक्ट अपना दिखाना पड़ता है, प्रोजेक्ट दिखाना है, आपके लिए फंड्स इकट्ठा होंगे तो आपको इनकम टैक्स में दिखाना है। इनकम टैक्स में आपको जब दिखाने के लिए
आपको 12A की आवश्यकता पड़ती है, 10A की आवश्यकता पड़ती है। ये 12A और 10A जो बताया आपने, ये क्या होता है, इसकी जानकारी? 10A एक फॉर्म है जिसको आपको फिल करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको 12A है। ये इन दोनों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 80G हमें लेना पड़ता है। कोई भी हमें बड़ा फंड लेना है समाज से, CSR से या आपको सरकार से। ये 80G क्या है, मतलब मैम जिस फंड के लिए 80G का आवश्यकता आपने बताई, 80G क्या है, इसके विषय में जानकारी देंगे कुछ? 80G में ना, अगर हम 80G हमें मिल जाता है, जो भी हमें इनकम टैक्स में हम अपना 12A और 10A भरते हैं, 80G अगर हमें मिल जाता है, 80G एक आपको एक नंबर होता है, आप जिसे कह सकते हैं कि आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 80G आपको अप्रूव होता है और उसमें ये हो जाता है कि आप एक बड़ा फंड जो है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हैं। उसमें आपको 50,000 से रुपये से लेकर और 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपको लगता है कि जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें उसको लेने के आप हकदार होते हैं जी। और फिर आपको इनकम टैक्स में आपको दिखाना भी पड़ता है कि आपने उस फंड्स का अच्छा क्या किया है। जी मैम, सबसे बड़ी बात, अगर कोई जैसे कोई कंपनी अगर हमें फंड देती है, तो उससे सुना है कि टैक्स में छूट मिलता है, वो किस प्रकार से मिलता है? यही मैंने कहा ना कि कभी जब हम कोई भी काम एक बड़ा कर रहे होते हैं, तो हमें बड़े फंड्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें 80G की ज़रूरत पड़ती है। 80G में हमें फ़ंड देने के लिए नेचुरली हमारे पास जो कॉर्पोरेट से मिलेगा, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि जब कोई भी एक बिजनेस बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट का रूप ले लेता है, तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिसको बोलते हैं CSR। जी जी। तो CSR के थ्रू जब वो हमें फ़ंड देते हैं, तो उनको टैक्स रिबेट मिलता है। जब हमें 80G मिल जाता है जी। और हमें वो फंड देते हैं, तो उनको टैक्स रिबेट मिलता यानी है। कोई अगर हमें जैसे आप ट्रस्ट को अगर कोई डोनेशन देते हैं, तो बदले में उनको 80G के जरिए जो है उनको छूट मिलता है टैक्स में। जी मैम, कुछ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड करते हैं तो कैसे वो रन कर सकते हैं और क्या क्या इस बीच में जो फॉलो करना पड़ेगा रूल रेगुलेशन, आपने बहुत कुछ बताया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इतने सालों से रन कर रहे हैं, आपने अगर एनजीओ शुरू से बनाया था, तब से लेके अब तक का आपका सफ़र है, तो सफ़र में क्या कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हुई आपके बीच में समाज सेवा को लेके? बाधाएं तो जब आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि बाधाएं आती हैं, क्योंकि मुझे तो कोई बाधा नहीं आई। मुझे जब मतलब हम जो 7 लोग हैं, हम लोगों ने जब रजिस्टर किया, एक अच्छी भावना से हम लोग, हमारा ट्रस्ट चल रहा था। तो हमें तो बल्कि लोगों ने सहयोग करना ज़्यादा शुरू किया और सहयोग हमें हर तरह से मिला। हमें लोगों का कि आप कार्य क्षेत्र में उन्होंने हमारे सदस्य बने और हमें अपना एक ना एक तरीके से एक ब्रिज बनते चले गए कि आपको हम ये मदद करते हैं मैम, कोई हमें जगह दे रहा है, तो कोई हमें कम पैसों में जगह दे रहा है, तो कोई हमें फंड्स दे रहा है, कोई जैसे हमने एक सरकारी स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है जी। तो हमें टीचर्स को पढ़ाने के लिए हमारे एक सदस्य जुड़े हैं, वो हमें एक साल में बोलते हैं कि आपको जो भी टीचरों की सैलरी होगी, एक एक्स्ट्रा टीचर सरकारी स्कूल में हम रखना चाहते हैं कि जो कमज़ोर बच्चों के लिए काम करे। तो वो हमारे एक ट्रस्टी हैं, अब हम ट्रस्टी हैं, पहले वो सदस्य थे। तो वो हमें मदद करते हैं कि वो उन टीचर्स का पैसा देते हैं। और दूसरा, बाधाएं तो नहीं आती इसमें। मुझे लगता है कि लोग आपको सहयोग करेंगे या तो नहीं करेंगे, है ना। जी, जी। अब नहीं करेंगे तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वो खुद की खुशी है कि खुद की अच्छा, मैं खुशी ये है। जानना चाहूँगा कि कितने साल हो गए आपके ट्रस्ट को बनाए हुए और अभी कितनी संख्या है ट्रस्ट में? संख्या तो हमने ज़्यादा अभी नहीं, हम NCR में काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक सरकारी स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है कि सरकारी बच्चों को सारी सुविधाएं अच्छी से अच्छी हम प्राइवेट स्कूलों से दे पाएँ। तो उनके टॉयलेट्स हैं, उनके हम एनवायरनमेंट, उनकी क्लास हैं, उनके उसमें हमने मतलब प्लांटेशन वगैरह और उसको इम्प्रूव किया है। बच्चों में हमने पेंटिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, इसको हम अरेंज करते हैं और खेल प्रतियोगिताएं वगैरह। तो उनके लिए उनको एनवायरनमेंट और साथ साथ उनके विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यानी और उसके अलावा हमने एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक सेंटर खोला हुआ है जिसमें हम बच्चों को बहुत नॉमिनल फीस लेके कंप्यूटर और सिलाई सिखाते हैं।
तो एनसीआर के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, गाजियाबाद से लेके दिल्ली और नोएडा तक अभी हम लोग यानी आप एनसीआर में कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए काम कर रही है मैम, जैसे बताए महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, सिलाई सेंटर है, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए है, और ये स्पेशली आपने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को चुना है इसमें खास, यानी कहीं न कहीं देखिए मैम उन चीज़ों को ला रही है जो सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे सारी सुविधा लेते हैं, लेकिन गरीब जो बच्चे हैं उनके पास, जो गरीब फैमिलीज़ है, सुविधा नहीं है, मैम उनको सारी सुविधाएँ अवेलेबल करवाती है वो ट्रस्ट के माध्यम से। तो ट्रस्ट जो है कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी निभाती है, जो नए युवा आना चाहते हैं इस बीच में, उसी चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर वो आते हैं तो किस तरीके से फील्ड में काम करें ताकि विकास हो सके समाज का और समाज के लोगों का। सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप समाज में, थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि आम लोगों तक ये बात पहुँचे। मैं सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए तो मैं और उनके स्कूल के लिए मैं चाहूँगी कि वो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और वो सब तो मिले। इसके साथ साथ हम जब एनवायरनमेंट की बात बच्चों के लिए कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट भी हमारे लिए एक आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या बन गया है, तो हम एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। किस तरीके से मैम? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जैसे हमने पॉलीथीन आजकल एक जहर का काम कर रही है समाज, मतलब पूरे एनवायरनमेंट में वो एक कितना तरह से मतलब जहर की तरह से एक फैली हुई है, तो उसको हटाने के लिए हमने प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ एक अभियान चलाया है। यानी मैम गवर्नमेंट इसके खिलाफ है ही, लेकिन संस्थाओं का भी एक अपना रोल है लोगों को जागरूक करने में, उसमें भी आप अपना एक अग्रणी रूप कह सकते हैं निभा रही है। बिल्कुल, और मैं सोचती हूँ कि कहीं की भी शुरुआत अगर होती है तो नींव से होती है, तो हमने इसके लिए सबसे पहले चुना था कि हम जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों, हमने उनके स्कूलों में जाके ना गरीब उनके ही पुराने कपड़े लेके हमने उनको बैग्स बना के दिए और बोला कि अपने मम्मी पापा को समझाओ कि जब भी मार्केट जाओगे तो सब्जी इसमें लेकर आओगे। कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग का भी एक वो बता रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हाँ, एक तो ये कि उनको लगेगा कि भाई ये हमारे कपड़े से बनाया गया बैग है, और बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम कई बार हम बड़े लोग भी हम सब कुछ जानते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ा हानिकारक है पॉलीथीन, फिर भी हम यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे हमें समझाते हैं कि नहीं इसको लेके नहीं जाना, इससे ख़राब होता है, तो हमारा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमने वही संदेश बच्चों के द्वारा माँ बाप को पहुँचाना चाहा कि आप हमारा बैग लेके जाओ, हमें स्कूल से मिला है और ये हमें हमारे ही कपड़े से बना है, आप आगे से सब्जी इसमें लाना। तो एक तो रिसाइकलिंग का भी वो एक हमारा संदेश जाता है उसमें, जो RRR है, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिफ्यूज़, तीन आर उसके लिए हमें बनाया है कि मतलब हमें समाज में जो अगर एनवायरनमेंट के लिए काम करना है तो तीनों RRR पे होता है। तो इसमें दूसरा संदेश हमें ये भी चला जाता है कि प्लास्टिक हटाओ, है ना, तो वो बच्चों के पॉलीथीन हमें यूज़ नहीं करेंगे बच्चे, तो माँ बाप यूज़ नहीं करेंगे, तो इस तरह से जो है पॉलीथीन का मतलब इस एनवायरनमेंट में नहीं फैलेगी। तो इस तरह से हम बच्चों को दिया। तीसरा हमें ये लगा था कि लाइक हर्बल जो है हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि रहा है कि एक पहचान रही है, पहले से लेके हिस्ट्री से हम लोग जब देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्पाइस वगैरह बहुत फेमस होते थे बाहर भी, और जिनको हमने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, और बाहर इनकी बहुत पहचान रही है। तो हमने एनवायरनमेंट के लिए हमारे हर्बल प्लांट्स जो हैं हमने हमने मतलब प्रचार प्रसार के लिए काम किया। तो हमने जगह जगह जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद में है, या सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, हमने वहाँ पर जाके हर्बल गार्डन्स बनाए हैं, और जिसमें हमने सब तरह के हर्ब्स हमने उन गार्डन्स में लगाए हैं, और बच्चों को भी स्कूलों में लगाए हैं, जिला अस्पताल में लगाए। वो इसलिए कि लोग वहाँ आएँ, देखें कि हमारे यहाँ के हर्ब्स हैं, और हमने उनके आगे एक बोर्ड वगैरह भी लगाए हैं कि ये हमारे हर्ब्स जो है हमें किस तरह से हेल्प करते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में। कह सकते हैं मैम कि आप जो है सिर्फ पर्यावरण नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी देखा जाए तो उसको भी सुरक्षित करने के लिए लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, और आपने बताया कि आप प्लांट्स भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जब भी हमारी कोशिश होती है कि जब भी ये सीज़न आता है प्लांटेशन का, तो हम जगह जगह प्लांटेशन ड्राइव भी करते हैं, और प्लांट्स को करने के लिए हर्बल से ऑफकोर्स आपने सही कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हमारे यहाँ ही मेडिसिन जरूर है कि हर्ब के रूप में हमें मेडिसिन मिल रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान इन हर्ब्स के द्वारा रख पाएँ,
तो बच्चों को हम ये शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर हमने बोर्ड्स भी लगाए, हर हर गार्डन के पास हमने बोर्ड्स भी लगाए कि ये इन चीज़ों से, जैसे एलोवेरा से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, या हल्दी से हमें क्या फ़ायदा है, कड़ी पत्ते से हमें क्या फ़ायदा है, अजवाइन है, बहुत सारे प्लांट्स हैं हर्बल के, जिसमें अश्वगंधा भी आता है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन सबको प्लांट्स को लगा के हम लगाते हैं और उनकी वैल्यूज़ भी बताते हैं। पहले मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि सिर्फ समाज सेवा का अर्थ आज पता चल रहा है हमें भी, कि और शायद कुछ नए सदस्यों को भी पता चल रहा होगा कि सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, बहुत सारा क्षेत्र है जहां आप समाज सेवा कर सकते हो, अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। बस आपके अंदर भावना होना चाहिए। जैसे मैम ने कहा, गरीब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के कई क्षेत्रों के लिए, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए भी। और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम हमारे पास जो है वो पर्यावरण में प्लास्टिक की, उसके रोकथाम के लिए भी सरकार के साथ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो आपने मैम से काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। और अगर कुछ विशेष आप जानकारी चाहते हैं तो आप रेखा मैम जी से जुड़ सकते हैं। मैम आप अपने कुछ संकल्प का अपना कुछ वेबसाइट वगैरह बताएंगे, लोग अगर जुड़ना चाहे तो? हाँ, संकल्प इंडिया चैरिटेबल .org.in करके है, ये वेबसाइट है हमारी, और इसमें हमने अपना अपना अपलोड करते रहते हैं जो हम नए नए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा नंबर ले सकते हैं, और सेक्टर 22 में हमारा कंप्यूटर सिलाई केंद्र है और कंप्यूटर एवं सिलाई केंद्र है, वहाँ पर आके बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, लाइक 200 रुपये से हम बस केवल 200 रुपये ही लेते हैं कंप्यूटर सिखाने के लिए, जिसमें कि हम टैली भी सिखा रहे हैं, हम MIS भी सिखा रहे हैं, जिसमें हम एक्सेल है, एक्सेल एडवांस, सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं बच्चों को। महिलाओं को हम सिलाई के लिए बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने। अगर आप नोएडा में हैं तो आप मैम के यहाँ सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और मैम से जुड़ सकते हैं। और अगर नोएडा से आप बाहर हैं तो उन्होंने अपना वेबसाइट दिया, आपका नंबर भी दे दिया जाएगा, आप मैम से संपर्क कर सकते हैं, इनके साथ आगे कदम से कदम मिला के समाज में विकास का कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद। सुशील कुमार, कैमरामैन भीम रावत के साथ। आइए आप सबको दिखाते हैं संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की कुछ विशेष उपलब्धियां।